पीजी वेलकम सी यू इन पीजी पॉइंट। कैसे हैं आप सब? होप सो कि अच्छे होंगे। सो शुरू करेंगे आज का सेशन एज पर अवर स्ट्रेटेजी की 50 क्वेश्चंस डेली आपके शाम को 4 बजे शिक्षा के तकनीकी परिप्रेक्ष्य के इस चैनल पर करवाए जाते हैं और रात्रि 10 बजे आपके ईवीएस के 50 क्वेश्चंस इस चैनल पर करवाए जाते हैं। शाम 7 बजे आपको पेडागोजी के 50 क्वेश्चन से ऊपर, यानी कि जितने भी 100, 150, कल तो 150 है ना, 200 क्वेश्चन जितने भी हो पाते हैं उतने करवा दिए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की एमसीक्यूज़ की क्लासेस स्पेशली ज्वाइन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा तथा अगर अभी तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो फटाफट से एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा। तो देखो, पहला क्वेश्चन है आप आज का, यानी कि हम लोग 76 से शुरू कर रहे हैं, है ना, और कल तक हमने इससे पहले के क्वेश्चन कर लिए थे आपके। लेट मी चेंज द कलर ऑफ माय पेन। ओके, सो क्वेश्चन है कि शिक्षण का प्रारंभिक स्तर क्या है। तो स्मृति स्तर जो होता है, देखो 3 प्रकार के स्तर हमने आपको बताया था, चिंतन स्तर, स्मृति स्तर और बोध स्तर। लेकिन इसमें अगर पूछा जाए कि स्मृति स्तर जो होता है वो प्रारंभिक होता है, अगर अंतिम स्तर की बात की जाती है तो अंतिम आपका क्या होता है, चिंतन स्तर होता है। कैसे याद रखोगे भाई, अंत में क्या आता है, बुढ़ापा आता है, बुढ़ापा में चिंता होती है, तो इसलिए क्या होता है, चिंतन स्तर हो गया। और प्रारंभिक कैसे याद करोगे कि भाई प्रारंभ में बच्चा स्कूल पढ़ने जाता है तो उसको ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल क्या कराया जाता है, स्मृति में, मतलब अर्थात याद कराया जाता है। स्मृति का मतलब क्या होता है, याद रखना, तो ऐसे करके आप याद कर लोगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 78 आपका, स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है जिसमें अतीत काल के अनुभव उसी क्रम तथा ढंग में जागृत होते हैं जैसे वे पहले हुए थे। ये कथन किसका है आपका? तो ये कथन आपका स्टाउट का है। किसने कहा? सीखे हुए अनुभवों के सीधे उपयोग को की स्मृति कहते हैं। वुडवर्थ ने कही थी आपकी ये बात कि जो आपके सीखे हुए अनुभवों के सीधे जो उपयोग की स्मृति कहते हैं। ये बात स्मृति की डेफिनेशन किसने कही थी? तो वुडवर्थ ने दी थी। स्मृति की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो देखो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, एक बार इसको मैं ना देख लूँगी फिर बताऊँगी आपको। स्मृति की अवस्था की अगर बात करें तो ये सभी होती है, यानी 3 एक तरीके से आप आंसर कर सकते हैं, अधिगम, धारणा, पहचान और प्रत्याय स्मरण। अच्छी शक्ति जो आपकी अच्छी स्मृति की विशेषता नहीं होती है, तो व्यर्थ की बातों को नहीं भूलना, यानी कि व्यर्थ की बातों को नहीं भूलना ये आपकी अच्छी स्मृति की विशेषता नहीं होती है ना। अच्छी स्मृति की विशेषताएं फिर क्या होती है, जैसे शीघ्र, अधिगम एवं धारणा का स्थायित्व, प्रत्याय स्मरण में शीघ्रता तथा उपयोगिता और व्यर्थ की बातों को भूलना, ये सब अच्छी स्मृति की विशेषता है। लेकिन व्यर्थ की बातों को नहीं भूलना ये आपकी गुड मेमोरी की विशेषता नहीं है। स्मृति स्तर के शिक्षण के संबंध में क्या सही नहीं है पूछा गया। ऑप्शन ए है आपका, स्मृति स्तर का शिक्षण विचारहीन होता है, तो ये तो करेक्ट आंसर नहीं होगा आपका। पूछा गया, स्मृति स्तर के शिक्षण में छात्रों के मस्तिष्क में ज्ञानात्मक स्तर पर तथ्यों पर सूचनाओं के बाहर से बलपूर्वक ठसा जाता है, ये भी आपका नहीं होगा। पूछा गया फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन सी, स्मृति स्तर का शिक्षण सूझबूझ से युक्त होता है ना, और स्मृति स्तर का शिक्षण रटने पर बल देता है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी, स्मृति स्तर शिक्षण सूझबूझ से युक्त होता है। स्मृति स्तर के शिक्षण में किसके द्वारा सीखने पर बल दिया जाता है? श्रृंखला अधिगम, उद्दीपन अनुक्रिया, संकेत अधिगम, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये सभी। स्मृति स्तर के शिक्षण का प्रवर्तक माना जाता है कौन? तो हर्बर्ट माने जाते हैं स्मृति स्तर शिक्षण के प्रवर्तक आपके। क्वेश्चन नंबर 86 है, स्मृति स्तर के शिक्षण के संबंध में क्या सही है कि स्मृति स्तर का शिक्षण शिक्षक प्रदान होता है। इस स्तर के शिक्षण में शिक्षकों छात्रों की रुचियों, रुझानों, योग्यताओं, आवश्यकताओं पर ध्यान न देकर उन्हें कठोर अनुशासन में जकड़े हुए उन्हें मस्तिष्क में तथ्यों तथा सूचनाओं से मतलब को बाहर से एकदम ठूस देता है। या फिर ऑप्शन सी है आपका, इस स्तर का शिक्षण ज्ञानात्मक पक्ष तक ही सीमित रहता है या उपर्युक्त सभी, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 87, अब यहाँ से आप लोग आंसर कर लो कुछ क्वेश्चंस के। क्वेश्चन नंबर 87 है आपका, स्मृति स्तर के शिक्षण का प्रतिमान के प्रारूप का सोपान है उद्देश्य संरचना, मूल्यांकन प्रणाली, सामाजिक प्रणाली या फिर ये सभी। क्वेश्चन नंबर 87 बताइए एक बार। अब देखो, जिन बच्चों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि आप कुछ ना करिए लेकिन सेशन को लाइक ज़रूर कर दिया करिए। जैसे आपको मोटिवेशन चाहिए होता है ना पढ़ाई करने के लिए, वैसे एक टीचर को भी मोटिवेशन होता है पढ़ाने के लिए, है ना। तो वो मोटिवेशन क्या होता है? लाइक्स हैं, आपके कमेंट्स हैं, बस यही और क्या है मेरे लिए। तो 87 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उद्देश्य संरचना, सामाजिक, मूल्यांकन प्रणाली सभी। हर्बर्ट महोदय ने स्मृति शिक्षण की व्यवस्था को कितने पदों में बांटा है? क्वेश्चन नंबर 88 बताइए फटाफट से। और जो बच्चे अभी तक हमारे पीजी पॉइंट टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े, पीजी पॉइंट टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए फटाफट से। चैनल पे 15 के सब्सक्राइबर्स का टारगेट पूरा करना है भाई। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर अभी तक आप नए और सब्सक्राइब नहीं किए तो भाई किस बात का इंतजार है, करिए सब्सक्राइब फटाफट से, है ना। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपने पीजी पॉइंट ऐप नहीं इंस्टॉल किया तो फटाफट से इंस्टॉल कर लीजिएगा। हर्बर्ट महोदय ने स्मृति के शिक्षण की व्यवस्था को कितने भागों में बांटा है?
तो 5 भागों में बांटा है। हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली का पहला पद क्या है? जो आपकी हर्बर्ट ने पंचपदीय प्रणाली अपनी दी है, इसका पहला पद क्या है? तो इसका पहला पद होता है तैयारी एवं प्रस्तावना। निम्न में से कौन सा कथन सही है पूछा गया। ऑप्शन ए है आपका कि भाई बोध स्तर के शिक्षण देखो के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षण पहले स्मृति स्तर का हो। बोध स्तर का शिक्षण अर्थपूर्ण होता है। इस स्तर का शिक्षण करते समय शिक्षक तथा शिक्षार्थी दोनों ही पाठ के विकास में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। तो ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा। बोध स्तर में शिक्षण प्रतिमान का प्रतिपादन किसने किया है? तो किसने किया है? हर्बर्ट ने, मॉरिसन ने, डॉक्टर दबे ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है आपका मॉरिसन ने। उसके बाद मॉरिसन के अनुसार बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान के प्रारूप के पक्ष क्या क्या है? उद्देश्य संरचना, सामाजिक प्रणाली, मूल्यांकन प्रणाली, या फिर ये सभी। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ये सभी जो हैं, यानी उद्देश्य संरचना, मूल्यांकन प्रणाली और सामाजिक प्रणाली, ये सभी आपके मॉरिसन के अनुसार बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान के प्रारूप के पक्ष हैं। मॉरिसन ने बोध स्तर के शिक्षण की व्यवस्था को कितने सोपानों में बांटा है? 3, 4, 5 या फिर 6। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 94 आपकी स्क्रीन पे बताइए। तो देखो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? मॉरिसन के अनुसार बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमानों के प्रारूप, ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा। डी यानी उद्देश्य संरचना, मूल्यांकन प्रणाली और सामाजिक प्रणाली में विभाजित किया है। उसके बाद में मॉरिसन ने बोध स्तर के शिक्षण की व्यवस्था को कितने सोपानों में बांटा था? तो मॉरिसन ने बोध स्तर के शिक्षण व्यवस्था को 5 सोपानों में बांटा था। कितने सोपानों में? 5 सोपानों में। चिंतन स्तर के शिक्षण के संबंध में क्या सही पूछा गया है कि भाई चिंतन स्तर के शिक्षण का तात्पर्य समस्या केंद्रित शिक्षण से है। उसके बाद में चिंतन स्तर के शिक्षण में स्मृति तथा बोध दोनों स्तर का शिक्षण निहित होता है, या फिर चिंतन स्तर का शिक्षण छात्रों के बौद्धिक व्यवहार को विकसित करने में सहायता करता है या प्रदान करते हुए उनमें सृजनात्मक क्षमताएं विकसित करने में सहयोग करता है, या फिर ऑप्शन डी आपका प्रश्न संख्या 95 पूछा गया है, चिंतन स्तर के शिक्षण के संबंध में क्या सही है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो बच्चे कह रहे हैं उपयुक्त सभी, उनका एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 बताओ भाई जरा कि चिंतन स्तर में के शिक्षण प्रतिमान को प्रतिपादित करने का श्रेय किसका जाता है? मॉरिसन को, हर्बर्ट को, हंट को, या फिर इनमें से कोई नहीं। पूछा गया चिंतन स्तर के शिक्षण प्रतिमान को प्रतिपादित करने का श्रेय किसे जाता है? तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, हंट को जाता है। इसी के साथ में चलेंगे क्वेश्चन नंबर 98 की तरफ कि भाई सूक्ष्म शिक्षण का विकास 1963 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में किसने किया था आपका? तो डी एलन ने किया था। याद रखिएगा, सूक्ष्म शिक्षण का विकास 1963 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में किसने किया था? तो डी एलन ने किया था। अब इससे 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे ये बन सकता है कि भाई डी एलन ने 1963 में किसका आविष्कार किया? ऑप्शन आपके सामने 4 होंगे तो आप लगा सकते हो सूक्ष्म शिक्षण का। यह पूछा जाता है कि भाई सूक्ष्म शिक्षण का विकास डी एलन के द्वारा कब हुआ? तो आप बताएंगे 1963 में। प्रश्न ऐसे ही पूछा जा सकता है कि सूक्ष्म शिक्षण का विकास 1963 में किस विश्वविद्यालय में हुआ? तो स्टैनफोर्ड में। ऐसे करके इससे 3-4 क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। किसमें कहा कि सूक्ष्म शिक्षण समस्त शिक्षण को लघु क्रियाओं में बांटता है? डी एलन ने, मॉरिसन ने, एम बी बुच ने, या फिर हर्बर्ट ने। प्रश्न संख्या 98। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, जो बच्चे कह रहे हैं डी एलन, उनका एकदम सही हो जाएगा। सूक्ष्म शिक्षण के विषय में पूर्व धारणा है। क्या पूर्व धारणा क्या है? ऑप्शन ए आपका कि ये वास्तविक शिक्षण है तथा इसके द्वारा शिक्षा की जटिलताओं को कम किया जा सकता है। ऑप्शन बी है ये पूर्ण रूपेण व्यक्तिगत प्रशिक्षण कार्यक्रम है। ऑप्शन सी है आपका इस विधि द्वारा शिक्षण कौशलों का विकास किया जाता है तथा प्रतिपुष्टि या पृष्ठपोषण द्वारा अभ्यास को नियंत्रित किया जाता है। ऑप्शन डी है आपका उपर्युक्त सभी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी, ये सभी सूक्ष्म शिक्षण में सही है। क्या सही है भाई? कि पहला पाठ्य वस्तु को एक इकाई के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। कक्षा में इसमें 10 तक विद्यार्थी होते हैं। इसकी अवधि 5 से 20 मिनट तक होती है, या फिर सभी। तो पूछा गया सूक्ष्म शिक्षण के संदर्भ में क्या सही है? तो हमारी समझ से और आपकी समझ से जो बच्चे कह रहे हैं ऑप्शन डी, उनका देखो एकदम सही हो जाएगा। सूक्ष्म शिक्षण चक्र का पद नहीं है पूछा गया है। ऑप्शन ए है आपका विशिष्ट कौशलों को परिभाषित करना, कौशल प्रदर्शन, लघु पाठ योजनाएं, दीर्घ पाठ योजनाएं, समूह चालित छात्र का अर्थात दीर्घ समूह। ये पूछा गया सूक्ष्म शिक्षण चक्र का पद नहीं है। लघु समूह को पढ़ाना, प्रतिपुष्टि या पृष्ठपोषण, पुनः योजन, पुनः शिक्षण और पुनः मूल्यांकन। क्या होगा करेक्ट आंसर 101 का? तो करेक्ट आंसर नहीं पूछा गया है, तो ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा। दीर्घ पाठ योजना थोड़ी ना होता है सूक्ष्म शिक्षण में कोई। अभी आपने देखा कितने छात्र? 10 विद्यार्थी। दीर्घ समूह थोड़ी ना हुआ। सूक्ष्म शिक्षण का गुण है पूछा गया कि भाई इसके अंतर्गत छात्रों की संख्या कम तथा शिक्षण अवधि भी कम होती है। इसमें एक समय में एक ही शिक्षण कौशल पर ध्यान दिया जाता है। इसमें तत्कालिक प्रतिपुष्टि की व्यवस्था होती है, या फिर उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 102
क्या होगा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर? क्वेश्चन नंबर 102। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो बच्चे कह रहे हैं ऑप्शन डी मैम उपर्युक्त सभी, उनका एकदम सही हो जाएगा। वेरी गुड, वेल डन, कीप इट अप। क्वेश्चन नंबर 103 है, सूक्ष्म शिक्षण की सीमा है। भाई लिमिटेशंस पूछी गई है कि सूक्ष्म शिक्षण प्रयोगशाला में व्यवस्था करना महंगा पड़ता है, यह विधि स्वयं में संपूर्ण विधि नहीं है तथा इसके प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त समय की आवश्यकता रहती है, प्रशिक्षित प्रशिक्षकों का सर्वथा अभाव पाया जाता है, या फिर उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 103 बताइए। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल कि एक बार सेशन को भले लाइक नहीं करो लेकिन शेयर कराओ, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इस क्लास को शेयर कर दो और बता दो शाम 4 बजे रोज़ 50 क्वेश्चन करवाए जाते हैं। ठीक है, टारगेट है अपना। इससे पहले हम आपको शिक्षा के तकनीकी परिप्रेक्ष्य का पूरा पवन का इजी नोट करवा चुके हैं ऑलरेडी चैनल पे, है ना। शायद इजी नोट नहीं करवाया अभी, वो भी करवा देंगे एक ही वीडियो में, है ना, महामैराथन किसी दिन। तो 103 का आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। बाकी ये 50 क्वेश्चन की कक्षा निरंतर चलेंगी चैनल पर। सूक्ष्म शिक्षण का लाभ है कि ये व्यक्तिगत प्रशिक्षण की सफल विधि है, इसके द्वारा विशिष्ट कौशलों का विकास किया जाना संभव है। इस विधि में तात्कालिक प्रभावशाली प्रतिपुष्टि की व्यवस्था होती है। क्वेश्चन नंबर, और उसके बाद में ऑप्शन नंबर डी देखो क्या है आपका। एक बात और बता दें हम आपको, जिन बच्चों ने शिक्षा के तकनीकी देखो ऑप्शन नंबर डी तो उसका शायद नहीं गिवन है, लेकिन ये तीनों ही सही है। ऑप्शन डी था उपर्युक्त सभी और करेक्ट आंसर इसका उपर्युक्त सभी था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 105 देखो ज़रा क्या है कि भाई बीके पासी ने कितने शिक्षण कौशलों की सूची प्रस्तुत की थी? 8, 10 या फिर 12 या फिर 13। जिन बच्चों ने शिक्षा के तकनीकी परिप्रेक्ष्य और पर्यावरणीय अध्ययन का पेड कोर्स ले लिया उनके लिए भी ये क्लासेस अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहाँ पर जो 650 क्वेश्चन हैं वो एकदम अलग हैं। मतलब ऐसा नहीं कि एग्जाम में नहीं आएंगे, वो तो आएंगे ही आएंगे, वो भी इंपॉर्टेंट है। और ये मत सोचो कि भाई अगर मैं चाहती तो आपको मैं और ज़्यादा, मुझे कोर्स अगर महंगा बनाना होता तो मैं कह देती इसमें जो 500 क्वेश्चन है वो भी वहाँ ऐड कर देते हम, और कह देते कि भैया देखो आपके पास है क्वेश्चन पूरे 2000 क्वेश्चन की सीरीज़। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो यूट्यूब पर क्लासेस करवानी है उसकी जो PDF है वो तो वैसे भी हमको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवानी ही है, तो इस वजह से मैंने ऐसा नहीं किया, है ना। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बीके पासी 1975 में कितने शिक्षण कौशल की सूची प्रस्तुत की थी? तो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी 13। नेक्स्ट है आपका, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय ने कितने शिक्षण कौशलों की सूची प्रदर्शित की है? 6, 10, 12 या फिर 14। 106 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एक क्लास आपकी शाम को 4 बजे तकनीकी परिप्रेक्ष्य की, 7 बजे पेडागोजी की और रात्रि 10 बजे EVS की। 3 क्लासेस आपकी इसी चैनल पर चलाई जा रही हैं, तो सारी ही क्लासेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो आना ना भूलिएगा। करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 106 का क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी। शिक्षक और विद्यार्थी में जो शाब्दिक संप्रेषण होता है उसके निरीक्षण एवं अंकन को ही अंतःक्रिया विश्लेषण कहते हैं। अंतःक्रिया वर्ग पद्धति का विकास सन 1950 में किया है। किसने किया है? फ्लेंडर ने किया, कार्ल पियर्सन ने किया, गाल्टन ने किया, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 107 बताइए। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, जो बच्चे कह रहे हैं फ्लेंडर ने किया, उनका एकदम सही हो जाएगा। फ्लेंडर ने कक्षा में होने वाले विद्यार्थियों और शिक्षक के व्यवहारों को कितने वर्गों में विभाजित किया? 5, 8, 10 या फिर 12 हमने बताया था, जिसमें से चलो अच्छा पहले आंसर बताओ फिर बताते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 10, बिल्कुल सही है। लेकिन उनमें से 7 वर्ग शिक्षक के थे, 2 वर्ग किसके थे? बच्चों के थे, और 1 वर्ग जो मूक बच्चे साइलेंट होता है ना क्लास, उसके लिए था। उसके बाद में क्वेश्चन है, फ्लेंडर की अंतःक्रिया वर्ग पद्धति के संदर्भ में क्या सही है? इसमें अशाब्दिक व्यवहारों को शामिल नहीं किया गया है। कक्षा में छात्रों और शिक्षकों के शाब्दिक व्यवहारों के वर्गीकरण के लिए अंतःक्रिया विश्लेषण एक प्रेक्षण यंत्र के रूप में कार्य करता है, या फिर इस विधि का विकास शाब्दिक संप्रेषण को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है, या फिर उपर्युक्त सभी। पूछा गया फ्लेंडर की अंतःक्रिया वर्ग पद्धति के संदर्भ में क्या सही है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ये सभी बातें सही हैं। जो आपका फ्लेंडर का नियम हमने पढ़ा था उससे संबंधित ये क्वेश्चन आ गए हैं आपके, तो बहुत ध्यान से करिएगा, कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 110 है कि भाई फ्लेंडर की अंतःक्रिया वर्ग पद्धति में शिक्षण वार्ता के 7 वर्ग को कितने भागों में बांटा गया था? याद करिए, हमने आपको बताया था, नहीं याद आया? तो करेक्ट आंसर बताओ फिर बताएं। यस, तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन है 2। कौन कौन से वो भाग थे? दोनों, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। और न करो थ्योरेटिकल क्लास, अब समझ में आएगा। शिक्षक वार्ता का भाग है अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन तो सी, अभी हमने बता दिया है आपको। ठीक, फ्लेंडर की अंतःक्रिया में अप्रत्यक्ष वार्ता का अवयव है प्रश्न पूछना तथा संशय या प्रोत्साहन करना। अंतःक्रिया के अप्रत्यक्ष की बात की गई है भाई, भावनाएं स्वीकृत करना, विचार को स्वीकृत करना और प्रयोग करना, या फिर ये सभी। क्वेश्चन नंबर 112, फटाफट से सेशन को लाइक कर दो भैया राजा, इतने बार कहने में भी नहीं कर रहे हो। तो 112 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। नेक्स्ट है, फ्लेंडर की अंतःक्रिया वर्ग पद्धति में शिक्षा वार्ता के अंतर्गत प्रत्यक्ष वार्ता का अवयव क्या है? कि निर्देश देना, व्याख्या देना, आलोचना, या फिर ये सभी।
ये सब हमने फ्लेंडर्स के नियम में आपको पढ़ाया है। अगर अब भी आप क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं तो इट्स वेरी बैड। एक बार फ्लेंडर्स का नियम पढ़ लीजिएगा। फ्लेंडर्स के नियम से 110% क्वेश्चन बनेगा ज़रूर आपके एग्जाम में, याद रखिएगा। तो करेक्ट आंसर 113 का क्या होगा? आप सोच रहे होंगे कि मैम कहाँ मिलेगी क्लास? शिक्षा के तकनीकी परिप्रेक्ष्य की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर साफ साफ थंबनेल में मेंशन है फ्लेंडर्स का नियम, आप देख सकते हैं। तो 113 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। फ्लेंडर की अंतःक्रिया वर्ग पद्धति में विद्यार्थी वार्ता के कितने वर्ग होते हैं? विद्यार्थी वार्ता के अभी बताया था शिक्षक में 7 होते हैं, विद्यार्थी में कितने होते हैं? 2, 4, 3 या फिर 5? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर 2। वेरी गुड। फ्लेंडर की अंतःक्रिया वर्ग पद्धति कक्षा में होने वाले छात्रों एवं शिक्षकों के व्यवहार के वर्ग संदर्भ में क्या सही है? शिक्षक वार्ता के 7 वर्ग होते हैं, छात्र वार्ता के 2 वर्ग होते हैं, कक्षा में चुप्पी या व्यवस्था का 1 वर्ग होता है, या फिर ये सभी? एकदम सही लिखा हुआ है ना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी, ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा। 10 वर्गों में फ्लेंडर्स ने बांटा था, 10 में से 7 तो टीचर्स के थे, 7 को फिर पुनः 2 भागों में बांटा गया था, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष के रूप में। 2 आपको छात्र वार्ता के रूप में चले गए थे, 1 वर्ग आपका कक्षा में चुप्पी के लिए या अव्यवस्था के लिए था। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 116 की तरफ चलेंगे हम लोग। फ्लेंडर्स विधि की उपयोगिता क्या है? फ्लेंडर्स विधि की उपयोगिता पूछी गई है यहाँ पे आपसे। तो करेक्ट देखो क्या होगा, ये विधि अधिकतर शिक्षक वार्ता पर केंद्रित होती है तथा कक्षा कक्ष शिक्षण के निरीक्षण की वस्तुनिष्ठ विधि है। ऑप्शन बी है, यह विधि अनुकरणीय तथा सूक्ष्म शिक्षण विधि में बहुत लाभकारी है, या फिर कक्षा में सामाजिक संवेगात्मक वातावरण को मापने के लिए यह एक प्रभावी विधि है, या फिर ये सभी? तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन डी, ये सभी। शिक्षण मशीन का उपयोग नहीं है। ऑप्शन ए है कि इसके प्रयोग से शिक्षक का कार्य कठिन हो जाता है, यह व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार छात्रों को अधिगम के लिए अवसर प्रदान करती है, इसकी सहायता से छात्रों में अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन द्वारा शिक्षण उद्देश्य की प्राप्ति की जाती है, या फिर इसके द्वारा छात्रों की निष्पत्तियों का मूल्यांकन किया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है, इसके प्रयोग से शिक्षक का कार्य कठिन हो जाता है। किसने कहा है कि किसी रूपरेखा अथवा उद्देश्य के अनुसार व्यवहार को ढालने की प्रक्रिया प्रतिमान कहलाती है? H.C. वेल्ड ने कहा है, जायस वेल ने कहा है, हीमन ने कहा है, या इनमें से कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका H.C. वेल्ड ने कहा है। शिक्षण प्रतिमान शिक्षण के संदर्भ में सोचने विचारने की एक रीति है। इन्हीं के अनुसार प्रतिमान किसी वस्तु को विभाजित तथा व्यवस्थित करके तर्क संगत ढंग से प्रस्तुत करने की विधि है। ये बात आपकी किसने कही थी, बताइए किसने कही थी भाई? जायस ने, हीमन ने, H.C. वेल्ड ने, या इनमें से कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हीमन ने ये बात कही थी। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 120 है कि किसने कहा शिक्षण प्रतिमान मात्र अनुदेशन की रूपरेखा है? वे विशिष्टीकरण और विशेष प्रकार के वातावरण की परिस्थितियों के निर्माण की प्रक्रिया है जो छात्रों में अंतःक्रिया करवाती है, जिससे उनके व्यवहार में विशेष परिवर्तन कर सकें। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जायस और वेल ने कही थी ये बात। शिक्षण उद्देश्य के अंतर्गत कौन सी बात आती है आपकी? तो दिशा, क्रिया, व्यवस्थित परिवर्तन, ये सभी आ जाती हैं। किसके अनुसार उद्देश्य वह बिंदु या अभीष्ट है जिसकी दिशा में कार्य किया जाता है, अथवा उद्देश्य वह व्यवस्थित परिवर्तन है जिससे कार्य द्वारा प्राप्त किया जाता है, अथवा जिसके लिए हम कार्य कर रहे होते हैं? तो BD भाटिया के द्वारा कहा गया, NCERT के द्वारा कहा गया, BF स्किनर के द्वारा कहा जाएगा, या इनमें से कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, NCERT में ये बात लिखी हुई है आपकी। BS ब्लूम के अनुसार शैक्षिक उद्देश्य का कौन सा पक्ष नहीं है? ज्ञानात्मक, भावात्मक, प्रयोगात्मक या फिर क्रियात्मक? BS ब्लूम के अनुसार शैक्षिक उद्देश्य कौन सा नहीं है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन भी, प्रयोगात्मक पक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 124 की तरफ। BS ब्लूम के अनुसार ज्ञानात्मक पक्ष को विकसित करने के लिए कितने स्तरों को पार करना पड़ता है? तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 6 स्तरों को। RK डेविस के अनुसार शिक्षण का नियोजन करते समय शिक्षक को कौन सी क्रिया करनी पड़ती है? कार्य विश्लेषण, शिक्षण उद्देश्य को बताना, सीखने के उद्देश्य को व्यवहारिक व शब्दावली में लिखना, या फिर उपयुक्त सभी? तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। तो यहाँ से आपके पूरे 50 क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट, है ना। इससे पहले कि हम आपसे जो है देखो लाइक करने के लिए, कमेंट करने के लिए बोलें, आप इतने समझदार स्वयं हैं कि एक 20 सेकंड के कमेंट में आपका कुछ नहीं चला जाएगा। एक लाइक, एक कमेंट कर दीजिएगा, सेशन को शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। PG पॉइंट ऐप नहीं इंस्टॉल किया तो PG पॉइंट ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा, या PG पॉइंट इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। उसके बाद में अगर आपने अभी तक PDF नहीं लिए तो शिक्षा के तकनीकी परिप्रेक्ष्य और पर्यावरणीय अध्ययन की PDF जरूर ले लीजिएगा, जो आपकी ऐप पे अवेलेबल, कहाँ अवेलेबल है? PG पॉइंट ऐप पे अवेलेबल है ना। बहुत से बच्चों ने ऑलरेडी पेड कोर्स परचेज कर लिया है। अगर आप लोग भी परचेज कर लेंगे, अभी भी आपके पास पर्याप्त समय है 10 दिन का, आप आराम से उसको पढ़ सकते हैं, है ना। तो ये थी एक छोटी सी बात, और इसी के साथ में करेंगे यहीं से सेशन को एंड। तो फटाफट से लिख दो अपनों के लिए, हाँ
ओके, तो हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपनों लिए तो कभी अपनों के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, लव यू माय डियर क्लास। मिलते हैं हम आपसे कल शाम 4 बजे फिर इसी क्लास के साथ।